अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम कल का लेक्चर नहीं आ सका, थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से कल का लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर सका, तो आज का लेक्चर अपलोड हो रहा है। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने प्रूव किया था, और प्रूव करने के बाद हमने बता दिया था कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ये बात तो हम सबको पता चल गई थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो पैदा होता है ना तो ख़त्म होता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है। वो बात तो हम मान चुके हैं, उस बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स के जितना मास होता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का उतना ही मास होता है। यानी मास ना तो पैदा होता है ना तो ख़त्म होता है, यानी कि इसका मतलब है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ना तो आप मास पैदा करते हैं ना तो आप मास जो है वो ख़त्म कर देते हैं, बस इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात यहाँ ये करनी है कि सेकंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक बहुत बेहतरीन बात करता है। ये कहता है कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड किसी भी जगह से ले लो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक रेशो होता है, वो उस रेशो के तहत चलते हैं। यानी जब भी वो आपस में कंबाइन होते हैं उस रेशो के तहत कंबाइन होते हैं, ठीक है। यानी कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है वाटर, वो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से ले लो, उसका फॉर्मूला H2O होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, H2O को आप दुनिया के किसी भी हिस्से से ले लो, चाहे आप उसको नदी नालों से ले लो, चाहे आप उसको समुंदर से ले लो, चाहे आप उसको ट्यूबवेल से ले लो, चाहे आप उसको कुएं के पानी से ले लो, चाहे आप उसको किसी बारिश के पानी से ले लो, हर जगह पर पानी जो है, सिर्फ पानी की बात करूँ, उसके अंदर जो गंद कचरा होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो पानी का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि ये H2O। O बहुत बड़ा हो गया है, अस्तगफिरुल्लाह, O छोटा करते हैं। अब सही है, तो H2O, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। अब मेरी बात जो आप लोगों ने गौर से सुननी है वो ये है कि H2O में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 का हो गया 2। दूसरी बात जो है वो ये है कि ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है 6, और आप जानते हैं कि मैथ्स का एक रूल आप पढ़ के आ चुके होंगे, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जो रेशोस के बीच में, यानी दो चीज़ों के बीच में रेशो आए तो उनको आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको जब मैं काटूंगा 2 1 2, 2 8 16, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो है वो है 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो है वो है 1:8। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो है वो है रेशो 1:8। यानी जितना हाइड्रोजन डालोगे उसके 8 गुना ज़्यादा आपको ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना हाइड्रोजन डालोगे उसका 8 गुना आपको ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। जैसे बिल फर्ज में आप लोगों को एक बात बता ही देता हूँ कि लेट सपोज मैं यही वाला काम कर रहा हूँ, H2 + ½ O2, यानी ऑक्सीजन का एक एटम डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा H2O, ये वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, आपने डाला 50 ग्राम वाटर, 50 ग्राम ऑक्सीजन, और आपको वाटर बनाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, का ये 100 ग्राम वाटर बनेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये वाटर जो बनेगा, अस्तगफिरुल्लाह, देख लें आप, ये हमारी आवाम है, ठीक है। अब आप जो सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि 50 ग्राम वाटर डाले, 50 ग्राम ऑक्सीजन डालेगा तो 100 ग्राम वाटर बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरी बात आपने ज़रा सुननी है, वो ये है,
इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 1 मोल बनाना है ना प्यारे प्यारे बच्चों, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, शरीफ बच्चा बोलने से तो पहले मैं 10 दफ़ा सोचूंगा, हाँ है ना। बच्चे आजकल जो 8 के बाद होते हैं ना, जो 9th में आते हैं, वो हज करके आते हैं 8 से। अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बच्चे हैं, आप लोग, मुझे उम्मीद है अच्छे बच्चे होंगे। ओबियसली आपको 9th में नहीं पढ़ाऊँगा, आपको जो 9th है वो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। और अगर मैं यहाँ हुआ तो मैट्रिक में हमारा आमना सामना होगा। मैट्रिक में आपसे वास्ता जो स्पेशली जो बॉयज़ हैं उनका मुझसे पढ़ेगा, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत इन्जॉय करके पढ़ेंगे। चलें देखते हैं आने वाले वक्त को किसने देखा। अब 50 ग्राम हाइड्रोजन आपने डाला, 50 ग्राम ऑक्सीजन डाला। आप सोच रहे होंगे इससे 100 ग्राम वाटर बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक बात अच्छी तरह से नोट की है, एक बात अच्छी तरह से नोट की है, वो एक बात ये है कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन आएगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन आएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन आएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन आएगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन आएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन आएगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन आएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। यानी जितना हाइड्रोजन लोगे उसका 8 गुना ज्यादा आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन, 5 ग्राम हाइड्रोजन 40 ग्राम ऑक्सीजन। समझ तो गए होंगे आप, जितना हाइड्रोजन उसका 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना हाइड्रोजन उसका 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन। अब मिसाल आपको ये देनी थी, आप ये देखें, अब यहाँ पर मैं एक मोल बनाऊंगा, यानी 18 ग्राम, यानी ये जो है ना 18 ग्राम, ये 18 ग्राम कैसे होता है, 18 ग्राम 1 मोल में कैसे होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है, तो 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 18 होता है। ये बात याद रखिए। अब समझने वाले बच्चे के लिए इतनी बात काफ़ी है, जिसको समझ नहीं आ रही थोड़ा सा ध्यान आप मुझे अपना दे दें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। आप ये देखें, मैंने 1 ग्राम इसमें से वाटर बनाया, 18 ग्राम वाटर बना, तो अब इसमें से कितना रह जाएगा 48, क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन गया है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गया, ये बचा 34 ग्राम। ये कितना बचा, फिर इसमें से भी मैंने 1 और मोल पानी बना लिया, 18 ग्राम और बना लिया, ये कितना बचा 46 ग्राम। ये कितना बचा 46। अब इसमें से 2 ग्राम गया, इसमें से कितना गया है 16 ग्राम। 34 में से 16 निकाले, आपका बचता है 18 ग्राम। अब बचता है 18, मैंने इसमें से 1 और वाटर निकाल दिया, वो भी आया 18 ग्राम। अब पीछे बचता है 44 ग्राम हाइड्रोजन और पीछे बचता है 2 ग्राम ऑक्सीजन। अब मैं इसमें से वाटर निकालना चाहता हूं, वाटर कहेगा बस कर दे भाई, बस कर दे, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, हाइड्रोजन बेतहाशा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसीलिए रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन के स्टॉप होने की वजह क्या है, क्योंकि रिएक्शन में हाइड्रोजन खत्म हो चुके, ऑक्सीजन खत्म हो चुके। अब अगर मैं, यानी मैं देखें अगर इसकी बात मान लूं, ये कहता है दुनिया में वाटर कहीं भी ले लो, जब वो बनता है तो जितना हाइड्रोजन लगता है उससे 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, जितना हाइड्रोजन लगता है उससे 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लगता है। चले, इसकी कोई नहीं सुनता होगा, हम ही सुन लेते हैं, इसकी कोई नहीं सुनता होगा, हम ही सुन लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक और रिएक्शन करने का सोचा। हमने क्या किया बच्चों, हमने एक और, आप इसको देख लें एक दफ़ा जल्दी से, आप इसको नोट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। समझने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए है कि किस तरीके से रिएक्टेंट जो है वो उनके दरमियान एक रेशो होता है कंबाइन होने का, वो उसे ख़ास रेशो से कंबाइन होते हैं। अगर वो ख़ास रेशो ना हो तो एलिमेंट्स उस ख़ास रेशो के अलावा कंबाइन नहीं होते। तो हाइड्रोजन और वाटर का भी एक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी कंबाइन होकर वाटर बनाने का एक रेशो होता है। अगर जितना हाइड्रोजन होगा उससे 8 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर पूरे का पूरा वाटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं यही क्वेश्चन दोबारा उठाता हूं। अब जितना हाइड्रोजन ले उसका 8 गुना ऑक्सीजन ले 8 टाइम। बिलफर्ज मैंने 8 ग्राम ले लिया हाइड्रोजन,
अब 8 ग्राम का 8वां हिस्सा क्या होता है? 8 8 जा 64। अबे गलत तो नहीं पड़ गया मैं 8 का टेबल? मैं बोलूँ 8 8 जा 56, बच्चे बोलेंगे यस सर क्या बात है, 64 ग्राम, क्योंकि मुझे रेशो पता है, जितना हाइड्रोजन उसका 8 गुना ऑक्सीजन। अब देखिएगा कैसा प्यारा प्यारा काम होता है हमारा। 1 मोल इसमें से बनाओ, क्या होगा? 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन जाएगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये कितना बच गया? 6 ग्राम। ये कितना बच गया? 48 ग्राम। सही कह रहा हूँ ना? इसमें से फिर 18 ग्राम पानी और बना दो। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर हम 9 ग्राम बना सकते हैं। बेटा 1 मोल की बात कर रहे हैं ना, 1 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है, ये हमें पता है। अब इसमें से फिर मैंने 2 ग्राम निकाल दिया क्योंकि 18 ग्राम बना दिया। पीछे कितना बचा? 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम। इसमें से भी मैंने 18 ग्राम निकाल दिया। पीछे कितना बचा? 2 ग्राम। और यहाँ कितना बचा? 16 ग्राम। इसमें से भी मैंने 1 मोल बना दिया। यहाँ बचा 0 ग्राम, यहाँ बचा 0 ग्राम। मैजिक नहीं समझ आया? ये लॉ कहता है हर कंपाउंड आपस में एक खास रेशो से कंबाइन होता है। बस आपको वो रेशो ढूंढना होता है। आपको क्या करना होता है? वो रेशो ढूंढना होता है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूं कि आपने वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकाला, वो आया 1:8। इसका मतलब ये है कि जितना हाइड्रोजन लेंगे उसका 8 गुना आपने ऑक्सीजन लेना है। हमने पहले क्या किया? जितना हाइड्रोजन लिया उसका 8 गुना ऑक्सीजन हमने नहीं लिया। जितना हाइड्रोजन लिया उसका 8 गुना ऑक्सीजन हमने नहीं लिया, तो आपने देखा रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, एंड में जाके अटक गया। यहाँ पर हमें पता था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आपस में एक खास रेशो से कंबाइन होते हैं, एक खास रेशो से कंबाइन होते हैं, और वो रेशो जो होता है वो आपको बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। हमने वाटर का रेशो निकाला तो पता चला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो है 1:8 है। इसका मतलब ये है कि जितना हाइड्रोजन डालेंगे उसका 8 गुना ऑक्सीजन डालेंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने 8 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 8 का 8 टाइम यानी 8 8 64 ग्राम मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। अब इसमें से 1 मोल वाटर में 18 ग्राम होते हैं। उस 18 ग्राम में जो हिस्सा होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का होता है, लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि जितना हाइड्रोजन उसका 8 गुना ऑक्सीजन 2 8 16 होता है। तो आप देख लें जितना हाइड्रोजन है उसका 8 गुना ऑक्सीजन। अब क्या हुआ? मैंने यहाँ पर 1 मोल इसमें से निकाला। 1 मोल का मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन। 2 ग्राम ये कम हो गए, 16 ये कम हो गए। फिर इसमें से फिर 1 मोल निकाला, 2 ग्राम ये कम हो गए, 16 ग्राम ये कम हो गए। इसमें से फिर 1 मोल निकाला, 2 ग्राम ये कम हो गए, 16 ग्राम ये कम हो गए। अब ये बचा ही 2 ग्राम 16 ग्राम में 2 8 16। जितना हाइड्रोजन उसका 8 गुना ऑक्सीजन, ये कंबाइन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक ख़ास रेशो से कंबाइन होते हैं, यानी कि वो रेशो उनका फिक्स होता है। ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का था। वाटर बनाने के लिए हर कंपाउंड का एक रेशो होता है, हर कंपाउंड का एक रेशो होता है। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ CH4 की, तो इसका होता है 12, इसका होता है 4 4 1 4 4 3 12, 3:1। जितना हाइड्रोजन उसका 3 गुना कार्बन, जितना हाइड्रोजन उसका 3 गुना कार्बन। तो ये आप कर सकते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें। समझ आ गया? अब मेरी बात आप लोग सुने।
जो हमारे दुआया कलमात हैं यानी आखिरी कलमात होते हैं क्लास के, वो ये हैं आज की कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखें बेटा, बात सिर्फ इतनी सी है ना कि अगर आपको समझ नहीं आती और आप फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं तो ये गलत बात है। आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दीजिए, सर फलां चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन काइंडली जैसे फ्री हुआ तो रिप्लाई कर दूंगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है। काइंडली बेटा ऐसा ना हो कि आप लोग बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको समझ आ रही है तब भी, नहीं समझ आ रही तब भी, आप बोल रहे हैं बस चलता है तो चलने दो। बेटा काइंडली ऐसा मत करें, आप अपने साथ ये जुल्म ना करें। आप एक अच्छे बच्चे हैं, और अच्छा बच्चा जो होता है बेटा उसकी एक सबसे ख़ास बात होती है, अपनी पढ़ाई से सिंसियर होता है। बस आप अपनी पढ़ाई से सिंसियर हो जाएं, ठीक है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपने इस लॉ में क्या सीखा। आपने इस लॉ में सीखा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान एक फ़िक्स रेशो होता है। जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस रेशो से बनाते हैं। वाटर का रेशो है 1:8, यानी जितना हाइड्रोजन 8 गुना ऑक्सीजन। CH4 का रेशो है 3:1, यानी जितना हाइड्रोजन उसका 3 गुना कार्बन। तो ये सारे कंपाउंड्स दुनिया में जो होते हैं उनके दरमियान एक रेशो पाया जाता है, फिर वो उस रेशो से वो रिएक्शन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपना जो है टाइम वेस्ट मत करें, जितना जल्दी हो सके इस लेक्चर को सुन लिया करें और अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठा करें और अपने पास ये तमाम चीज़ें नोट किया करें। इंशाअल्लाह आपसे कल एक नई सुबह के साथ और एक नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।